सम्मानित साथियों, जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 का जो खौफ पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है, अब ये कोई कोरोना या कोविड-19 नहीं रहा है, अब ये सरकारी कोरोना है। उत्तर प्रदेश की देखिए, सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन खुला रहेगा। यानी कि बाकी जो 5 दिन हैं सप्ताह में, वो कोरोना उस दिन वो घर से निकलेगा ही नहीं, सिर्फ आदमी निकलेंगे। और शनिवार इतवार कोरोना घर से निकलेगा, आदमी नहीं निकलेंगे। वहारी सरकार। आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं साथियों, वो मुद्दा है निजीकरण। आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से कि आदमी को जीने के लिए जीवन में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें से कुछ चीज़ें हैं और जिन्हें देसी भाषा में कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी जीवन भर जो भी कमाता है वो सिर्फ रोटी के लिए कमाता है, कपड़े के लिए कमाता है और मकान के लिए कमाता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं कमाता। अब ये रोटी, कपड़ा, मकान अपने लिए कमाने के लिए ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानसिक जो एक प्रवृत्ति है आदमी की, वो ये है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान मुझे मिला है, मैं अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी औलाद के लिए करके जाऊं, और अगर उसके लिए हो जाए तो पोते नातियों के करके लिए जाऊं, और ज़्यादा इतना हो जाए तो कि अब 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, मतलब उसका पेट नहीं भरता है कि मुझे कितना कमाना है कितना नहीं। ये मानसिक प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति है। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आदमी जो भी अपने मुल्क के लिए टैक्स अदा करता है, चाहे वो 2 रुपये का बिस्किट हो और चाहे वो 80 रुपये या 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, यानी कि रसोई से लेकर आदमी के हर चीज़ में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ पर आदमी टैक्स अदा करता है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। कहने का माध्यम मेरा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो उस पर भी जीएसटी यानी टैक्स लगता है। आदमी कपड़े खरीदता है दुकान से जाकर रेडीमेड, तो उस पर भी टैक्स लगता है। आदमी मकान बनाता है तो उसमें जो सरिया, ईंट, सीमेंट जो आता है उस पर भी टैक्स लगता है। यानी कि टैक्स शुरू से ही शामिल हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। जिस तरह सांसें चलती हैं वैसे ही आदमी के साथ साथ टैक्स चलता है, और इस टैक्स को सरकार को इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार हमारे आने वाली पीढ़ियों की स्वास्थ्य और शिक्षा और न्याय और रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसलिए हम इस टैक्स को देते हैं, खुशी खुशी देते हैं, बिना किसी विरोध के देते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, इतना टैक्स देने के बावजूद भी जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर हमें रोड टैक्स देना होता है कि जिस रोड पर आपकी गाड़ी चलेगी वो टैक्स पहले ही अदा कर लिया जाता है, तब वो गाड़ी शोरूम से बाहर आती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हम उस गाड़ी को रोड पर चलाते हैं, रोड टैक्स देने के बाद भी जब उस गाड़ी को हम रोड पर चलाते हैं, तो जगह जगह जो ये टोकन लेने के लिए जो लाइनें लगी हैं, यानी कि जो ये बैरिकेटर लगे हैं सड़क पर, उनका टैक्स अलग से देना पड़ता है। यानी कि 100 रुपये या 125 रुपये प्रति 50 किलोमीटर, प्रति 50 किलोमीटर 100-125 रुपये, ये उनका एक पैमाना है। इस तरीके से वो टोल लेते हैं और ये चलता है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस बात को मैं कहने वाला हूँ उस मुद्दे पर धीरे धीरे आता हूँ, और वो मुद्दा है निजीकरण। सम्मानित साथियों, जिस आदमी को स्वास्थ्य फ्री मिलने लगेगा, यानी कि हॉस्पिटल में जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए उसे अपनी जेब नहीं देखनी पड़ेगी, तो वो आदमी कभी इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, कभी भी समाज के साथ भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कभी भी नौकरी के साथ कोई खिलवाड़, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन आदमी को स्वास्थ्य के लिए मिलता क्या है? कुछ नहीं। आज चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। आदमी जाते में घबराता है कि मैं जा तो 2 टांगों पर रहा हूँ, लेकिन 2 टांगों पर आऊँगा या नहीं आऊँगा अभी तो क्या पूरे शरीर के अंग लेकर आऊँगा। पता चला कि गया तो थोड़ी बीमारी थी, लेकिन जब लौट कर आया तो पता चला कि उसके कुछ अंग ही निकाली, यानी ये किडनी ही निकाल ली है या कुछ और अंग गायब हैं। ऐसी आज ये हमें देखने को मिलती हैं।
लेकिन सम्मानित साथियों, इसी तरह से शिक्षा, जब आदमी के बच्चे को शिक्षा फ्री मिलने लगेगी तो वो अपनी नौकरी, अपने मुल्क, अपने समाज से कोई गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन आज वो अगर गद्दारी कर रहा है, आज वो रिश्वत ले रहा है, आज वो भ्रष्टाचार में विलुप्त है, तो उसका कारण है कि उसके सर पर जो बोझ है परिवार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो उसे ये भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करता है। क्योंकि सरकार जो उसे तनख्वाह दे रही है वो सोचता है कि इस तनख्वाह में हमें जो ज़िंदगी का गुजारा है, जो ऐसो आराम की ज़िंदगी है, आज आदमी की जो चाहत है, जो आदमी का एक नज़रिया बन गया है कि इतनी सारी संपत्ति, गाड़ियाँ और ये सभी हों, तो उसके लिए फिर वो भ्रष्टाचार करने लगता है, अपनी नौकरी के साथ, अपने समाज के साथ गद्दारी करता है। इसमें ये नीति कहाँ से सीखता है? वो सरकार से सीखता है, सरकार उसे सिखाती है। आज जो चीज़ हम देख रहे हैं कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर आपको इन सब चीज़ों में घाटा लग रहा है तो प्राइवेट कंपनी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती, तो वो क्यों खरीद रही हैं? और अगर फ़ायदा है तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? मेरे इस सवाल का जवाब सरकार दे, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, इससे आने वाली पीढ़ियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? रोज़गार सभी को भरपूर नहीं मिल पाएगा और एक दिन इस देश में क्रांति होगी और वो क्रांति खूनी क्रांति से कम नहीं होगी। एक आदमी दूसरे आदमी को मारेगा, कत्ल करेगा, छीनेगा, गरीब लोग इकट्ठे होंगे, अमीर लोगों का नरसंहार करेंगे, उनकी संपत्ति लूटेंगे। ये दिन इस देश में आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब इस मुल्क में ये हालात होंगे। और इस सब का श्रेय जाता है आज की मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार को, जो सब कुछ इस कोरोना के आड़ में सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रही है, सब कुछ बेचना चाहती है। लेकिन मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार, जो तुम कर रहे हो, आने वाले कुछ ही 10-20 सालों में ये सरकार तुम्हें इस देश से, इस मुल्क से उखाड़ फेंकेगी। और 10-20 साल में सरकार को नहीं उखाड़ेगी, यानी कि आपके घरों पर ये गरीब लोग इकट्ठे होकर कब्जा करेंगे, आपको मारेंगे, आपके बच्चों को मार देंगे। तब क्या होगा? इस बात को भी अपनी निगाह में सोच लें। आज तो आप, जब आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी सरकार है, तो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आपके हाथ से सरकार चली जाएगी और जब आप अमीर बन जाएंगे और जब ये गरीब लोग भूखे मरेंगे, तो ये गरीब लोग क्या करेंगे? ये गरीब लोग इकट्ठे होंगे, आपके घरों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, आपको मारेंगे, आपकी संपत्ति को लूटेंगे और खाएंगे। तो मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि आप जब इस देश से पैसा लेकर भाग सकते हैं, इस देश से सोना चांदी लेकर जा सकते हैं विदेशों में, लेकिन इस देश में जो संपत्ति है, जो ये आपने फैक्ट्रियां लगाई हैं, जो ये सारी मिलें चल रही हैं, इन्हें आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये यहीं रहेंगी। तो इससे पहले कि इस देश में वो क्रांति आए, खूनी क्रांति हो, उससे पहले आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से रात को बिस्तर में सोते समय ये सोचें कि हम जो ये संपत्ति इतना इकट्ठी कर रहे हैं, क्या ये इतनी जायज़ है, नाजायज़ है? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि गरीब लोग जब क्रांति करते हैं, गरीब लोग जब अपने रक्षा के लिए उतरते हैं, अपनी जान और रोटी कपड़ा और मकान के लिए उतरते हैं, तो फिर वो अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं देखते, सर पे कफन बांध कर उतरते हैं और चारों तरफ खूनी रंजिश होती है, खूनी नरसंहार होता है और परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, जो बाकी आपने कई देशों में देखा होगा। तो भारत का वही हाल होने वाला है आने वाले कुछ समय में कि एक आदमी इतना अमीर होता जा रहा है और एक आदमी इतना गरीब होता जा रहा है। तो सरकार जो सब बेच रही है, निजीकरण में दे रही है, इस सब से देश को क्या होने वाला है? सिर्फ चंद लोग हैं जो इस देश की सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। क्या वो इस देश में सुरक्षित रहेंगे? इस देश में जो आपकी सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा जो लोग करते हैं, जो जवान करते हैं, वो भी मज़दूर, किसान और इस देश के मज़लूम लोगों के बेटे हैं। क्या वो नौकरी करेंगे तो आपकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बाप, उनके भाई जो गांव में बुरी हालात में हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारी दी हुई बंदूकों से ही, तुम्हारी दी हुई तोपों से ही, तुम्हारी दी हुई तलवारों से ही वो आपका नरसंहार करेंगे। ये दिन दूर नहीं है। आपको चेताना चाहता हूँ सरकार, इस देश में कि एक गाना है, उस गाने के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत पुरानी हो गई दुनिया, आओ इसे जला दें, जल जाए तो धूल से इसकी या राख से इसकी दुनिया नई बसा लें। तो ये गाना सच में साबित ना हो जाए,
जो ये बोल हैं जिस भी कवि ने लिखे हैं बड़े अच्छे लिखे हैं, और मुझे आने वाले देखने में भविष्य में ऐसा लगता है कि ये बोल साबित होंगे, सच साबित होंगे कि बहुत पुरानी हो गई दुनिया, आओ इसे जला दें, जल जाए तो राख से इसकी दुनिया नई बना लें। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में चारों तरफ हाहाकार होगा, आगजनी होगी, नरसंहार होगा, लूटपाट होगी, लूट खसोट होगी, बड़े लोगों को मारा जाएगा, फिर छोटे लोग आपस में ही लड़ेंगे और इस देश में कुछ नहीं बचेगा। जो ये देश है अमन चैन से रहता है। आज आपने कोरोना की आड़ में, प्राइवेटाइजेशन के आड़ में, धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर भी आपने इन लोगों को इतना बांट दिया है। इस देश में आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आपको अगर टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहूँ, या टुकड़े टुकड़े गैंग की जो एक लीडरशिप है वो भी अगर कहूँ तो वो भी कम है आपके लिए, क्योंकि आप, किसी ने सोशल मीडिया पे एक बात चलती है कि संभालना अपने फूल जैसी नाजुक बच्चे बच्चियों को, क्योंकि सरकार में बेऔलाद बैठे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को यही कहूँगा कि जागते रहें, और इस विचार से कि मेरे आखिर बोलने से क्या होगा, मेरे आखिर बोलने से क्या होगा, और यही अगर सब सोचने लगें तो आज यही सोचकर सब बैठे हैं, सब चुप बैठे हैं कि आखिर मेरे बोलने से क्या होगा, आखिर मेरे बोलने से क्या होगा। तुम्हारे बोलने से ही एक आवाज़ बुलंद होगी। तो निकलें बाहर मकानों से और जंग लड़ें इन बेईमानों से। सम्मानित साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस आवाज़ को, मेरे इन विचारों को जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सोते समय ज़रूर एक बार विचार करें कि आपके कहने से ही सब कुछ होगा। सिर्फ ये सोचकर ना सोएं कि मेरे कहने से क्या होगा। आपके कहने से ही सब कुछ होगा। आपके कहने से इस देश में क्रांति होगी। जय भीम, जय भारत।